वृद्धि, ठीक है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। यानी कि किसी भी चीज का परिवर्धन, किसी भी चीज का परिवर्धन क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या है? वृद्धि को आप देखें, ओवरऑल वृद्धि को आप देखें तो उसका सबसे मतलब किसी भी चीज का परिवर्धन आप बोल रहे हो, ठीक है, परिवर्तन आप उसका डेवलपमेंट देख रहे हो, आप उसका डेवलपमेंट देख रहे हो। तो डेवलपमेंट हमने बोला टू टाइप से हो रहा है, एक हो रहा है ग्रोथ, एक हो रहा है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और एक हो रहा है हमारा विभेदन, यानी कि हम बोल सकते हैं क्लीवेज या फिर हम बोल सकते हैं डिवीजन, ठीक है। अब ग्रोथ के बारे में जब बात हो रही है, ग्रोथ के बारे में हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है? ग्रोथ एक आधारभूत है, किसी भी चीज के परिवर्धन को दिखाता है, ठीक है। किसी भी जीवित वस्तु के लिए यदि वृद्धि को हम देखें तो एक आधारभूत है, सबसे पहला बेस है और सुस्पष्ट विशिष्टता है। सुस्पष्ट विशिष्टता यानी कि जैसे मेरी ग्रोथ तुम देख सकते हो कि मैं एक नन्ही मुन्नी थी कभी, है ना, फिर मैं फिर थोड़ी सी मैं बड़ी हुई, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकी क्योंकि मेरी लंबाई कम है, डजंट मैटर। मैं तो एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ तुमको कि वृद्धि कैसे देख रहे हो कि हमको दिखाई दे रहा है कि एक नन्हा मुन्ना बालक अब एक बड़ा वयस्क हो गया है, या फिर एक नन्हा मुन्ना बालक एक उसमें चला गया है, मतलब बुढ़ापे की तरफ चला गया है। तो हमें वो ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, हमें स्पष्टली हमें दिखाई दे रहा है। आपके पास एक छोटा सा पपी है ना, यानी कि डॉग का बच्चा है, तो आप देख रहे हो ना वो छोटू सा होता है, फिर वो बड़ा 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 हो जाता है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, यानी कि वो वृद्धि जो है वो सुस्पष्ट है ना। और साथ ही साथ विशिष्टता ये भी है, यानी कि पहले हम एकदम रोते, हम नहीं बोल पाते हैं, स्टार्टिंग में हमारी आईज ओपन नहीं होती है, वैसे ही जानवरों में भी नहीं होता है, और फिर धीरे धीरे हमें अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, अलग अलग नए नए गुण आते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये मैं हमारे लिए भी बोल रही हूँ और पादप के लिए भी बोल रही हूँ। एक छोटा सा बीज होता है जमीन के अंदर, हमें थोड़ा पता होता है उस जमीन के अंदर एक बीज है और वो धीरे धीरे एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। अरे अपन की अरे मम्मी यहाँ पे कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं था, अब देखो ना नया प्लांट उग गया है, नया पादप उग गया है, यानी कि हम वृद्धि को एक विशिष्टता और सुस्पष्टता के साथ देख सकते हैं। क्लियर दैट? तो वृद्धि क्या है? आधारभूत तो है और साथ में विशिष्टता को लिए भी है, ठीक है, यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखाते हैं। और हम बोल रहे हैं सुस्पष्टता, स्पष्टता, यानी कि हम अच्छे से उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, एक हम रियल में बोल सकते हैं कि हाँ उसने ग्रोथ किया है। क्लियर दैट? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त यानी कि अनपलट स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो बहुत ही अच्छी बात कही है इस बुक में, नीट की बुक ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या बोला है कि जो ग्रोथ होती है वो अनपलट होती है। कैसे? क्या मैं चाहूं भी तो मैं एक छोटे से बच्चे में तब्दील नहीं हो सकती। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। प्लांट एक बीज से जब रूट निकाल लेता है, शूट निकाल लेता है, मतलब जड़ निकल जाती है, तना निकल जाता है, तो क्या वो वापस से बीज में तब्दील हो सकता है? नहीं, वो अपने बीज बना सकता है। क्लियर दैट? वो अपने खुद के बीज बना सकता है निषेचन की क्रिया करके, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो खुद वापस से बीज में नहीं बदल सकता जो वो खुद एक बीज था तब वाली पोजीशन में। क्लियर होगी? दोनों बातें बताइए मैंने। दैट मीन्स कि मैं अपने बचपन में वापस नहीं जा सकती। मैं अपने बचपन काल में जिस तरह से दिखती थी जब मैं नन्ही मुन्नी थी, मैं उस स्टेज में वापस नहीं पहुंच सकती। मैं आगे ही जाऊंगी, यानी कि मैं वयस्क हूँ, अब मैं बुढ़ापे की तरफ ही जाऊंगी, अब मैं वापस से बच्चा नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जो वृद्धि होती है वो हमेशा अनपलट होती है, अनिवर्त्य होती है, यानी कि वो एक ही दिशा में ग्रो करेगा, एक ही दिशा में चलेगा, वो वापस से रिवर्स नहीं आ सकता। क्लियर दैट? सामान्यतः वृद्धि उपापचय प्रक्रियाओं यानी कि उपचय या अपचय दोनों से
यानी कि उसमें क्या होगा, कैटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा, यानी कि अपचय भी होगा और उपचय भी होगा। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा और बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे अणु भी बनेंगे। चीजें समझ में आई? से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर भी आधारित होता है। दैट मीन्स देखो, मैंने आपको बताया था कोई चीज टूटती है, कोई चीज टूट रही है तो भी एनर्जी है, यदि कोई चीज बन रही है तो भी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा तो हमें चाहिए ही चाहिए। कहीं जगह बनेगी, कहीं जगह व्यय होगी। क्लियर दैट? पादप वृद्धि प्राय परिमित है। ठीक है, अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है, पादप वृद्धि अलग ही तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। क्यों होती है अपरिमित? क्योंकि ये ग्रोथ तब तक करते हैं जब तक कि मर नहीं जाते। मैंने बताया है क्यों, यही रीजन अभी अपन पढ़ने वाले हैं। जो हमने लास्ट जो हमारा वीडियो बना था फर्स्ट पार्ट का, उसमें हमने चीज देख ली है कि ऐसा क्यों होता है, तो वापस से हम इतना टाइम नहीं देंगे इस चीज में। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टेम उत्तकों की उपस्थिति से होता है। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, हमने आराम से बात कर ली है पहले ही। ऐसे विभाजतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वता यानी कि निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी की क्षमता होती है। यानी कि ये जो है, जो शूट पर है, जो रूट पर है, ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेंगे, यानी कि निरंतर। ये जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं में कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करें। मतलब ये क्या करेंगे, जहां पर ये विभाज्योतक उत्तक होंगे, कौन से उत्तक, विभाज्योतक। ठीक है, विभाज्योतक यानी कि विभाजन करने में सक्षम, विभाज्योतक यानी कि विभाजन करने में सक्षम, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, जो बिना रुके बिना थके काम करते रहेंगे। ऐसे उत्तकों की कोशिकाओं में ये कैपेबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेंगे। कुछ ग्रोथ रूट से होगी, कुछ जो ग्रोथ है वो शूट से होगी। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती है। यानी कि एक समय बाद, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि ये मतलब ग्रोथ तो ये करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन ग्रोथ कब करेंगे, जब इनको पर्टिकुलर अपना जल मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी, इनका मेटाबॉलिज्म सही चलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आज देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी ग्रोथ सही नहीं चल रही होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही होती है। मैं इसलिए इन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली ले रही हूँ, दोनों को साथ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके पीछे लॉजिक बराबर है। आप किसी भी पर्सन को खाना मत दो, ग्रोथ करेगा क्या? वो जी पाएगा क्या? पादप को तुम जल मत दो, उसको पर्टिकुलर आप CO2 मत आने दो, आप उसमें प्रकाश मत आने दो, आप टेम्परेचर करो, भैया उसमें ग्रोथ तो क्या, वो 2 दिन बाद तो मर जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक समय बाद वो अपनी ये क्षमताएं खो देता है, और वो क्या करता है, और शारीरिक रचनाएं करता है, जैसे पत्तियां बना ली और फ्रूट बना लिए, फल बना लिए। ठीक है, तो उसमें वो लग जाता है, वो क्षमता खो देता है। क्लियर दैट? इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभाज्योतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे ही वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि खुला स्वरूप कब बोलेंगे, जब वृद्धि विभाज्योतक के द्वारा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होगा, जहां पर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होगी। ऐसी जो चीजें होंगी, ऐसा जो गुण होगा, वो क्या कहलाएगा, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाएगा। क्लियर बात? अब है मूल शिखाग्र विभाज्योतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभाज्योतक के स्तर पर विभाज्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः
पौधों के अक्ष से समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। अब देखो बच्चों, तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दे रहा ना, क्योंकि अब मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है, तना या प्ररुह शिखाग्र, मूल शिखाग्र, संवहनी कोशिका कैम्बियम, और क्या रह गया? प्ररोह और मूल। ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अब क्या है ये एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि तुम्हें पता है कि जब यदि तुमने मेरा 5th चैप्टर 5वां अध्याय ढंग से पढ़ा है तो तुमने वहां पे देखा होगा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था कुछ ऐसा। इधर बनाऊं, इधर बना देती, छोटू से ही बना देती हूँ, बाद में अपन पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। इस तरीके से रूट का देखा था, फिर हमने देखा था एक दीर्घीकरण क्षेत्र आ रहा था, फिर हमने देखा था कि यहाँ पर मूल वाली जो क्षेत्र आ रहा था, अलग अलग चीजें, बहुत सारे क्षेत्र हमने यहाँ पढ़े थे, अलग अलग क्षेत्र पढ़े थे। इलोंगेशन फेज है ना, दीर्घीकरण वाला, मैचुरेशन फेज है ना, ये वाली चीज याद आ रही है? तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि ये मूल शिखाग्र है और यहाँ पर बताया प्ररोह शिखाग्र, तना शिखाग्र, यानी कि यहाँ पर इन दोनों जगह आपको क्या दिखाया है? इन दोनों जगह आपको दिखाया है कि यहाँ पर विभाजित ऊतक प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैरिस्मेटिक, मेरिस्टेम ऊतक प्रेजेंट होते हैं और ये ऊतक क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली ग्रोथ करना बताते हैं। फिर तुम देख रहे हो संवहनी कैम्बियम, संवहनी जिसमें कि जाइलम फ्लोएम होता है, कैम्बियम यानी कि जो कॉर्क का निर्माण करता है। क्लियर दैट? ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यही चीज इस प्लांट में बताई गई है कि कौन से समय में कहाँ कहाँ ग्रोथ होगी। फिर बोल रहा है द्विबीजपत्री तथा नग्न बीज पौधों में, ठीक है, द्विबीजपत्री, जहां पर जो द्विबीजपत्री होगी या नग्न बीज पौधे होंगे उसमें पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व यानी कि इस तरीके से, रुको कलर चेंज करो, यहां पर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें यहां पर, इसको हम बोलेंगे पार्श्व, पार्श्व विभाज्योतक संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जीवन के बाद में प्रकट होते हैं। ये विभाज्योतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। क्लियर बात? ये क्या कर रहे हैं? जो लेटरल, देखो जब अपन पौधे की वृद्धि के बारे में बात करेंगे तो दो तरह की वृद्धि होती है, दो तरह की वृद्धि होती है प्लांट के अंदर। एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक। एक होती है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी ग्रोथ, और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। अब तुम्हें इन दोनों का मसला तब पता होगा जब तुम्हें ये समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखो बच्चों, जब प्राथमिक ग्रोथ आएगी तो वहां पर कौन काम करेगा? वहां पर काम करेगा शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, यानी कि इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्ष पर प्रेजेंट है, शीर्ष पर दो तरह के प्रेजेंट है, एक हो जाएगा मूल वाला, एक हो जाएगा तने वाला। एक बार मैं इसको सोच रही हूँ एक अलग पेज भी बना दो, ऐसा बहुत हौच पौच हो गया। इधर आ जाओ वापस से। हम बात कर रहे हैं वृद्धि की। वृद्धि जो है मुख्यतः दो तरीके से पाई जाती है, एक होती है प्राथमिक वृद्धि जिसको तुम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है द्वितीयक वृद्धि जिसको तुम बोलते हो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है बच्चों, उसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है शीर्ष विभाजयोतक, शीर्ष विभाजयोतक ऊतक। ठीक है, और इसमें भी ये दो तरीके से होता है, एक होता है अपना प्ररोह शीर्ष विभाजयोतक कोशिकाएं, एक होती है मूल शीर्ष विभाजयोतक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट इसको बोलते हैं, मूल शीर्ष को हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो बेटा वृद्धि होती है, ये दो मतलब ये जो दोनों हैं वो प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इस समय जो प्लांट है वो लंबाई में वृद्धि करेगा। प्राथमिक वृद्धि का क्या मतलब है? जब वो लंबाई में वृद्धि करे, जब वो लंबाई में वृद्धि करे। ठीक है, प्राथमिक वृद्धि यानी कि लंबाई में वृद्धि करे। क्या होगा? ये शीर्ष पर होगा और एक जड़ पर होगा। दोनों विभाजित कोशिकाएं क्या करेगी? उस पौधे को लंबाई में ले जाएगी। देखो, रूट उधर खींचेगी, शूट ऊपर खींचेगी, जड़ नीचे खींचेगा, तना ऊपर खींचेगा, यानी कि जो पौधा है वो लंबा हो जाएगा। तो लंबाई में वृद्धि हो रही है तो प्राथमिक वृद्धि हो रही है। कौन जिम्मेदार है? शीर्ष विभाजित उत्तक कोशिकाएं और हमारी जड़ मतलब तने वाली और जड़ वाली विभाजित कोशिकाएं जो शीर्ष पर प्रेजेंट होती हैं वो जिम्मेदार होती है प्राथमिक वृद्धि के लिए। क्लियर दैट? सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ की जब तुम बात करोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है बच्चों उसमें क्या होगा? लेटरल को इन्होंने हिंदी में क्या बोला था, एक मिनट देख लूं। लेटरल को पार्श्व। ठीक है, यहां पर जो जिम्मेदार है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पार्श्व विभाजयोतक। ठीक है, पार्श्व यानी कि जब अपन लेटरल पार्श्व विभाजयोतक के साथ साथ क्या है इसमें संवहनी कैम्बियम और इसी के साथ में क्या है हमारे क्या था हमारे कॉर्क कैम्बियम। मतलब तुम देखोगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम और साथ ही साथ पार्श्व विभाजयोतक कोशिकाएं। ये क्या करती है? ये पौधे में या प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि द्वितीयक वृद्धि के लिए। और द्वितीयक वृद्धि हमेशा कैसे होती है? चौड़ाई में। कैसे होती है? ये चौड़ाई बनाते हैं।
मतलब लेटरल, देखो ये जैसे क्या बोलूं, ये जो है नहीं ऐसे भी नहीं, ये जो है ये मेरी लेटरल की, मतलब मैं प्लांट हूँ अभी पौधा, ठीक है, ये मेरे प्लांट क्या है, सुनो अब, मैं क्या हूँ, प्लांट हूँ, पादप हूँ, और पहले तो मैं लंबाई की तरफ बढ़ गई, लंबाई में मेरे एक शीर्ष वाला और एक नीचे जो है मूल वाला, दोनों ने मुझे खींचा और लंबाई की तरफ वृद्धि करी, यानी प्राथमिक वृद्धि करी। अब मैं तुम्हें द्वितीयक वृद्धि बता रही हूँ जिसमें 3 चीजें जिम्मेदार है, संवहनी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और थर्ड थिंग क्या थी हमारी, पार्श्व विभाजक, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। इसको लिख दूं क्या इंग्लिश में भी, इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। तो अब ये क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे इधर से भी कि भैया आप चौड़े जाओ, ये लो, हो गए। तो यानी कि क्या हुआ, ये चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है अपन को यहाँ से, यहाँ की बजाय अपन को यहाँ से स्ट्रेच कर रहा है, यानी कि मैंने बहुत प्रोटीन खा लिया, अब मैं बन गई हूँ बॉडी बिल्डर, यानी कि प्लांट जो है अब धीरे धीरे, पहले इतना सा होता है, जब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये ऐसे बन करके अब ये ऐसे चौड़ा हो गया। क्लियर दैट, लंबाई तो बढ़ी साथ में चौड़ाई भी बढ़ी। चौड़ाई को हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक वृद्धि, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप कि एम आई क्लियर, मैं बिल्कुल सही समझा रही हूँ, आपको लग रहा है ना बिल्कुल समझ में आ रही है, मतलब अब मेरे को लगता है कि अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर दैट, आई बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट देख लो कहीं पॉइंट तो नहीं छोड़ गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी वृद्धि के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, किस कब प्राइमरी वृद्धि होगी, कब सेकेंडरी वृद्धि होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आपके बुक वाली लैंग्वेज में। यहां तक हो गया था अपना। तो जीवन के बाद प्रकट होते हैं ये विभाजक उन अंग को चौड़ाई को बढ़ाते हैं, और जहां पर ये क्रियाशील होते हैं, मतलब जहां पर लेटरल पार्ट्स, जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो संवहनी उत्तक है, यानी कि कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और संवहनी कैम्बियम, जिसमें जाइलम फ्लोएम अपने आ रहा है, छल्ला वाला जो रिंग वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, वो क्या करेगा, लेटरल के साथ मिलकर के और चौड़ाई में वृद्धि कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, और इसे हम क्या कह रहे हैं, द्वितीयक वृद्धि के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना क्या बच्चों, ये तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ये तो अपन ने बोल दिया था ना कि ढंग से समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, वृद्धि माप योग्य है, कलर चेंज करूंगी, ठीक है, वृद्धि माप योग्य है, जो ग्रोथ हो रही है ये अपरिमित है, ये अपरिमित है, किंतु ये माप योग्य भी है, ये माप योग्य भी है, यानी कि ये अपरिमित तो है, मतलब ये जीवन पर्यंत तो करेगी वृद्धि, लेकिन इसको अपन माप सकते हैं। कई मापदंड अपन यूज लेंगे, उपयोग में लाएंगे, और हम एक प्लांट की वृद्धि को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिमाण है। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिकीय स्तर पर तुम वृद्धि को आइडेंटिफाई करोगे, कोशिकीय स्तर पर तुम यदि वृद्धि देख रहे हो तो क्या देखोगे, उसका कोशिका द्रव्य, यानी कि उसका जो कोशिका द्रव्य है उसके आधार पर तुम कोशिकीय स्तर पर वृद्धि को माप सकते हो। क्लियर दैट। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, सीधी सी बात है, बहुत टफ होगा। कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है, यानी कि जीव द्रव्य मतलब हमारा जो कोशिका द्रव्य है उसको ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, और मापदंड ले रहे हैं। कौन कौन से मापदंड ले सकते हैं अभी देखेंगे। यहाँ पर है ताजी भार वृद्धि, यानी कि फ्रेश वेट, फिर हम बोल रहे हैं शुष्क भार, ड्राई वेट, इधर लिख दो, इंग्लिश में भी लिखना। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रही, ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदी भाषा अच्छी नहीं है या हिंदी भाषा हमें आ रही है और हमें इंग्लिश नहीं आ रही तो हमारे लिए गलत है, नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। आई रिस्पेक्ट आवर नेशनल लैंग्वेज, बट
दिक्कत ये है कि बच्चों जब अपन आगे जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जब अपन और बड़े हो जाएंगे तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अब तुम ताजी भार वृद्धि को फ्रेश वेट याद कर लोगे तो उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है ना। तो तुम्हें शब्द का मीनिंग आना चाहिए इंग्लिश में। मत बोलो। लेकिन कोई मैं तुमसे बोले तुम मान लो कि 12th के बाद में कहीं अच्छी जगह पे पोस्टेड हो गए या तुम्हारी कोई जॉब लग गई, प्लांट वाली जगह लग गई, तुमसे बोले कि लाओ फ्रेश वेट लेकर आओ। जरूरी तो नहीं है कि तुम मतलब हिंदी में पढ़े हुए हो तो सामने वाला भी हिंदी में पढ़ा हुआ, वो तो तुम्हें यही बोलेगा फ्रेश वेट ले आओ। तुम इतने अच्छे हो, तुमने 90% अपना एग्जाम वो किया है, 90% मार्क्स से तुमने अपना एग्जाम पास किया है और तुम्हें ये नहीं पता कि ताजी भार वृद्धि को फ्रेश वेट बोलते हैं, तो तुम ऐसे हो जाओगे उसकी नज़रों में। तो तुम अभी कभी चाहते हो कि तुमने इतनी मेहनत से, इतना माथा फोड़ी करके, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना पैसा तुम पे लगाया, तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो, तुमने 90% भी लाया और तुम्हें ये नहीं पता कि ताजी भार वृद्धि को फ्रेश वेट कहते हैं? क्यों भाई, लैंग्वेज ही तो है। तो इसलिए मैं जोर डालती हूँ इंग्लिश वर्ड्स पे, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। फ्रेश वेट, ठीक है, फ्रेश वेट यानी कि तुम ताजा पत्तियां, एक प्लांट है जो बहुत फ्रेश है, उसकी ताजा पत्तियां तोड़ोगे तो इसका जो वेट होगा, यानी कि जितने भी उत्तक हैं, जितनी भी कोशिकाएं उस पादप में, वापस सुन लो, जितनी भी पादप में कोशिकाएं हैं, उत्तक है, वो सब जीवित अवस्था में है, लिविंग सेल्स हैं जो जी रही है। उसका तुम यदि उसका तुम वेट निकालते हो, बाहर निकालते हो, तो उसको हम कहते हैं ताजी भार वृद्धि। क्लियर दैट? अब तुम्हें पता लग गया फ्रेश वेट क्या होता है, ताजी भार वृद्धि क्या होती है। जब एक ताजे पौधे का वेट हम देखेंगे जिसमें सारी सेल्स, सारी कोशिकाएं जीवित है, जीवित अवस्था में है, उसका भार लोगे तो वो कहलाएगा ताजी भार वृद्धि। समझ में आया? फिर बोल रहा है शुष्क भार। शुष्क भार को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ड्राई वेट, ठीक है। वेट की स्पेलिंग यहाँ पर तुम्हें विजिबल है, यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट रुको। ड्राई वेट, ठीक है, ड्राई वेट। अब ड्राई वेट क्या करोगे, देखो जैसे तुमने टीवी में ऐड देखा होगा कभी कभी कि खिली त्वचा, एकदम अच्छी त्वचा हो रही है, अपन ये वाली क्रीम लगाओ, वो वाली क्रीम लगाओ तो एकदम खुश और एकदम खिली त्वचा है, एकदम ताजगी भरी त्वचा है। और क्या होता है, जब अपन धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन भी डल हो जाती है, एकदम ऐसे लगता है जैसे आपके शरीर का पानी निकाल लिया हो। तो ऐसे क्या होता है बच्चों, जो प्लांट है, प्लांट की कोशिकाएं अब मर चुकी हैं, तुमने इसमें से सारा जो है वाटर, सारा जो पानी है वो उसका निकाल लिया है। तो अब क्या जीवित बचेगा वो बेचारा? नहीं बचेगा ना। तो क्या होगा, जब तुम किसी पादप का पानी निकाल लो, ये उसको एकदम शुष्क अवस्था में कर लो, तो जब उसका वेट लोगे तो वो कहलाएगा हमारा ड्राई वेट और शुष्क भार। क्लियर दैट? अब देखो लंबाई क्षेत्रफल, लंबाई यानी कि जो प्राथमिक वृद्धि को शो करे, मैं इसलिए बता रही हूँ, लंबाई यानी कि इस वाली चीज का, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, लंबाई वाला क्षेत्रफल है, उसके द्वारा आयतन यानी कितनी जगह वो घेर रहा है। आयतन का मतलब कितनी जगह वो घेर रहा है, जिसको अपन क्यूब में देखते हैं, और कोशिकाओं की संख्या और उसमें कितना सेल्स प्रेजेंट है। अब वापस सुनो, अच्छे सुनो, क्लोज योर आइज, मैं तो अभी बंद नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें याद करा रही हूँ। हमने क्या बोला कि किसी भी कोशिका की वृद्धि को, किसी भी पादप की वृद्धि को हमें नापना है, ठीक है। अपरिमित है लेकिन माप योग्य है, तो हमें मापना है, मेजर करना है। तो पहले हमने देखा कि किसी भी वृद्धि को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोशिकाओं के स्तर पर उसका कोशिका द्रव्य देख करके। लेकिन ये थोड़ा इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ है। तो हमने और मापदंड देखे, क्या क्या मापदंड देखे? हमने देखा ड्राई वेट, हमने देखा फ्रेश वेट यानी कि ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार,
फिर हमने देखा कि लंबाई का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर हमने देखा आयतन क्या होगा, और इसी के साथ हमने देखा कोशिकाओं की संख्या कितनी है। इन आधारकों को लेकर के हम किसी भी पादप की वृद्धि को माप सकते हैं। क्लियर दैट? अब ये लाइन हम कंप्लीट कर लें। दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है, इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों के द्वारा मापा जा सकता है, और ये मापदंड ये है। आई होप कि ये वाला जो एक पैराग्राफ है वो एक एक लाइन के साथ क्लियर हो गया है। कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? डन। अब देखो, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि बुक की लैंग्वेज है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन वाकई में हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगेगा कि ऐसा भी होता है कि एक मक्के की मूल शिखाग्र विभाज्योतक में, क्या बोल रही है, मक्के का पौधा है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, मूल शिखाग्र विभाज्योतक, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम तुम देखोगे तो प्रति घंटे 17,500 कोशिकाएं कितनी होगी इसमें, नहीं इधर नहीं लिखूंगी, इधर नहीं लिखूंगी, इधर ही लिखूंगी, प्रति घंटे, यानी कि हर घंटे में कितनी, 17,500 कोशिकाएं। बाप रे बाप, इतनी सारी कोशिकाएं, यानी कि यू वॉन्ट बिलीव दैट कि एक घंटे में रूट एपिकल मेरिस्टेम पे मूल शिखाग्र विभाज्योतक पर नई कोशिकाएं कितने निर्माण होती है पर आर, 17,500। ये तो हमने एक अनुमान लगाया है, ठीक है। और यदि अपन एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि देखें, क्या बोल रहा है ये, तरबूज लो, तरबूज बूज, ठीक है, तरबूज लो, हम क्या देख रहे हैं, आकार में वृद्धि देख रहे हैं। भाई अब तुम देखो तरबूज कैसे बढ़ता है, यूं बढ़ता ना, बहुत मोटा मोटा मोटा, है ना। ये लो तरबूज, ये लो अपना तरबूज, तरबूज एक कोशिकाएं तो है जिससे इतना मोटा अपन नहीं कहते, कितना किलो है भैया, ये तो 15 किलो है, इतना तरबूज 15 किलो है, क्यों, क्योंकि इसमें कोशिकाओं का वेट होता है। तो कोशिकाओं को देखोगे, आकार में वृद्धि देखोगे तो 3,50,000, बाप रे, 3,50,000 में वृद्धि करता है। अब पहले वाले उदाहरण में वृद्धि की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में देखा गया। यहां पर जो कोशिकाएं हैं बेटा, पहले उदाहरण में क्या देख रहे हो तुम, कोशिकाओं है ना, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि देख रहे हो। इस वाले एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि देख रहे हो, और बाद वाले में वृद्धि को कोशिकाओं की आकार में बढ़ोतरी देख रहे हो। और यहाँ पर मैंने बोला कहाँ देख रहे हो, आकार में वृद्धि, यहाँ देख रहे हो कोशिकाओं की संख्या में, यानी कि दोनों चीज हो रही है, कंटिन्यूअसली संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि वहां पर डिवीजन हो रहा है ना, विभाजन हो रहा है, और यहाँ पर हर कोशिकाओं के फूलने की मापदंड को देखा जा रहा है कि वो कोशिका आकार में कितनी वृद्धि करी। गेट इट? तो ये चीजें थोड़ा सा आप देख लेना, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है नीट में, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, बहुत अच्छी बात बोलिए। मान लो ये परागनलिका, टेस्ट ट्यूब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परागनलिका को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं परागनलिका को टेस्ट ट्यूब की वृद्धि लंबाई में बढ़त का सबसे अच्छा मापदंड है। एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, यही बना रही हूं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ये लंबाई में वृद्धि करती है, ठीक है। इसकी लंबाई देखी जाती है कि कितने ml की ये है, तो टेस्ट ट्यूब
जो है वो क्या है, लंबाई में वृद्धि को इंडिकेट करता है। ये अच्छा उदाहरण है। जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के आधार पर नापा जाता है। और ये क्या बोल रहे हैं, एक पत्ती को क्या देखेंगे, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो ये लीफ है, ये जो है मेरा हैंड जो है, ये पाम, ये लीफ की शेप में तो है, ये लीफ है, तो इसका ये जो पृष्ठाधार होगा, ये पृष्ठाधार होगा, उसके आधार पर उसको मापदंड देखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर, एक एक लाइन क्लियर। आगे चले, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। डन डन, आ जाओ। वृद्धि के चरण। अब वृद्धि के क्या क्या चरण हो सकते हैं वो देखो। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है, विभाज्यतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वता। ठीक है, विभाज्यतकी जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ करे, विभाजन हो, दीर्घीकरण जहां पर लंबाई में इलोंगेशन हो, परिपक्वता जहां पर मैचुरेशन हो। क्लियर दैट। विभाज्यतकी चरण में, ठीक है, विभाज्यतकी चरण पहला चरण है। विभाज्यतकी चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोशिखराग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है। वी ऑलरेडी टॉट देम कि हमने ये बात आपको बताई दी है। ठीक है, अब इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक का अधिकृत किए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यदि तुम ठीक है, वृद्धि के चरण देख रहे हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट चरण है विभाज्योतक वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तुम देखोगे कि भाई कोशिकाएं मूल शिखाग्र और परोशिखाग्र से बढ़ेगी और जीव द्रव्य भरपूर होगा। ठीक है, यहां पे आएगा मूल शिखाग्र, प्ररोशिखाग्र, जीव द्रव्य, और साथ ही के साथ क्या आएगा, केंद्रक। ठीक है, इनके आधार पर विभाज्यतक वृद्धि को देखा जाता है। क्लियर दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उनकी कोशिकाएं भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेल्यूलोजिक होती है। विभाज्यतक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक अगला नोक से दूर कोशिकाएं दीर्घीकरण के चरण को प्रतिनिधित्व करती है। आओ इधर देखो, तीनों क्षेत्र मैंने बता रखा है। ये है मैरिस्मेटिक सक्रियता क्षेत्र, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विभाज्यतक चरण। ये है हमारा दीर्घीकरण चरण और ये है हमारा परिपक्वन चरण। परिपक्वन चरण, दीर्घीकरण चरण और विभाज्यतक चरण। तो तुम्हें ये देखना है कि 3 चरण हम देख रहे हैं और वृद्धि को बता रहे हैं। तो मैरिस्मेटिक सक्रियता में यहां पर तुम देखोगे तो क्या होगा, यहां पर तुम्हारे पास मिलेगा कि भैया ये जो स्टेज है वो प्राथमिक, बहुत ही देखो पतली दिख रही है तुम्हें, बहुत ही पतली है ये क्षेत्र, ये जो टिप है वो बहुत पतला है। साथ में ही क्या है, प्रचुर जीव द्रव्य। यहाँ पर क्या पाएगा तुम्हें, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बहुत ज्यादा संख्या में होगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि ये सेलुलोजिक होती है। यहाँ पर क्या होगा, सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा तुम्हें मिलेगी। ठीक है, सेल्यूलोजिक होगी यानी कि सेल्यूलोज बहुत अच्छी मात्रा में तुम्हें मिलेगा। अब कलर चेंज कर रही हूं मैं। इस चरण में अब दीर्घीकरण चरण आ गया। ये रहा तुम्हारा
दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। दीर्घीकरण क्षेत्र में तुम देखो इस चरण में कोशिकाओं का बढ़ा हुआ रसदानी भवन, कोशिकाएं विशालीकरण एवं नव कोशिकाओं की भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। क्या क्या बोला उसने दीर्घीकरण क्षेत्र में? एक तो देखो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, इसका आयतन बढ़ रहा है ना, और क्या बोल रहे हैं, बढ़ा हुआ रसधानी है, रसधानी होगी तभी तो ये बढ़ा होगा। कोशिकाएं विशालीकरण, कोशिकाएं इलोंगेटेड हो रही है, दीर्घीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन, इलोंगेशन यानी कि इलोंगेटेड, लंबाई की तरफ वृद्धि कर रही है, ये लंबाई बढ़ा रही है, चौड़ाई भी बढ़ा रही है, ठीक है। दीर्घीकरण हो रहा है यहाँ पे, और भित्ति निक्षेपण यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, भित्ति बनेगी, मोटी भित्ति बनेगी। क्लियर दैट? अब पुनः शिखाग्र से आगे के पश्चात दीर्घीकरण अधिक समीपस्थ अंग का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। यानी कि दीर्घीकरण क्षेत्र क्या करेगा, अब कहाँ जाएगा, मैच्योरेशन फेज में। कहाँ जाएगा, मैच्योरेशन फेज में, मैच्योरेशन अवस्था में जाएगा। और तुमसे ये क्वेश्चन जब आपको मैंने 5th चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि तुमसे ये पूछा जा सकता है कि जो रूट हेयर देख रहे हो तुम, मूल रोम, मूल रोम कौन सी अवस्था में आता है, तो परिपक्वन अवस्था में मूल रोम दिखाई देने लग जाते हैं। और ये मूल रोम किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से होता है हकीकत में। और यहां पर होती है वैक्यूल, वैक्यूल, और वैक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धानी होती है शायद, ठीक है, रसधानी बोलते हैं इसको, शायद रसधानी बोलते हैं, है ना, वैक्यूल को। ये वैक्यूल बड़ी हो जाती है, क्यों, इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है बहुत सारा। और ये रसधानी जब बड़ी रहती है तो क्या होता है, रूट जो यहाँ पर ये जो रूट हेयर है ये भी क्या होता है, इलोंगेटेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर दैट? आई बात समझ में? ये तीनों चीज समझ में आ गई कि परिपक्वन क्षेत्र क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र क्या होता है, और मैथमेटिक सक्रियता क्षेत्र क्या होता है। अब देखो तुम्हारा जो डायग्राम बताया है, यहाँ पर जो डायग्राम बताया है, तो बच्चों तुम देखोगे ये जो है, एक मिनट रुको, आपकी बुक में एक मिनट रुको, है ना, आप देख रहे हो कि जो अब है बहुत समीप है। देखो आज डायग्राम को भी समझो जो आपकी बुक में दे रखा है, अब जो है बहुत समीप में है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है तुम्हारा, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र है। अब तुम ये देख रहे हो य से लेकर के स तक, य से लेकर के क्या हुआ है, खिंचाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। ये देखो ये गैप देख रहे हो तुम, ये खिंचाव हो रहा है, इसको तुम बोलोगे दीर्घीकरण क्षेत्र। अरे यार मैं दीर्घीकरण गलत लिख देती हूँ बार बार, दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। और जब तुम ये वाला चीज देखोगे तो यहां पर है तुम्हारा परिपक्वन क्षेत्र। क्लियर दैट? आई बात समझ में? क्लियर डायग्राम यहां तक क्लियर? अब आ जाओ, इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त करती, किसमें, परिपक्वता वाले में। जहां पर मैच्योरेशन होता है, परिपक्वता आती है, वहां पर अब कोशिकाएं बोलती है अब हमारी ग्रोथ हो चुकी है भैया, बस करो, ठीक है। और उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होती है। इस तरीके से सेकेंड पार्ट में अपन ने क्या क्या देखा, वृद्धि देखी, वृद्धि के 2 पॉइंट देखे, प्राथमिक वृद्धि और सेकेंडरी वृद्धि, ठीक है। फिर हमने देखा कि मापदंड कैसे होते हैं, मापदंड में हमने देखा कि हम ताजा भार ले सकते हैं, शुष्क भार ले सकते हैं, हम लंबाई का आयतन, क्षेत्रफल ले सकते हैं, आयतन ले सकते हैं, और कोशिकाओं की संख्या ले सकते हैं, ये लिया। फिर हमने बोला कि जो एक प्लांट है उसकी 3 चरण होते हैं वृद्धि के, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विभाजोत्तक चरण जिसमें विभाजन होता है, मूल शिखाग्र, परवो शिखाग्र हम लेते हैं। फिर हमने बोला कि दीर्घीकरण क्षेत्र जहाँ पर रसधानियाँ होती हैं वो चौड़ाई की तरफ भाग लेता है, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होता है, लंबाई वृद्धि होती है। फिर हम बोल रहे हैं परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन चरण जहाँ पर क्या होती है, मूल रोम परिपक्व हो जाते हैं, रसधानियाँ परिपक्व हो जाती हैं, सारी जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्वन अवस्था में चली जाती है, अंतिम स्टेज होती है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है।
अब जो टॉपिक आएगा उसमें अपन देखेंगे कि अंकगणितीय चरण कैसा होता है, और हम देखेंगे कि हमारी ज्यामिति वृद्धि कैसे होती है, उनको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे इजीली। साथ के साथ में ग्राफ भी देखेंगे, मतलब जो ग्राफीय निरूपण किया गया है कि सिग्मोइड है तो कैसा है, मतलब एस आकार का है तो कैसा है, यदि हम बोल रहे हैं एक रेखिक चक्र मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्द ही मिलेंगे, जब तक धन्यवाद।